तो चलिए हमारे विशेषज्ञों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सोयाबीन, सरसों, हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं ऑयल सीड, यानी कि इन दोनों को एक ही कैटेगरी, एक ही कॉम्प्लेक्स का हिस्सा माना जाता है, लेकिन फंडामेंटल इनके जो हैं वो दो अलग दिशाओं में चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि सोयाबीन जो इतनी फर्राटा रफ्तार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दिखा चुका है, ये और चढ़ेगा या फिर रहेगी नजर सरसों में जिसमें गिरावट और बढ़ने वाली है? नमस्कार नेहा, बिल्कुल दोनों का जो डायरेक्शन है वो वैसा ही रहने वाला है जैसा आपने बताया। सोयाबीन में अभी ऊपर की तरफ ही जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और मेरा मानना है कि जो सरसों में गिरावट है वो और थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि नई क्रॉप का जो अराइवल्स है वो स्टार्ट होगा फरवरी मार्च से। तो वहां पे दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। कीमतें कहीं ना कहीं एक बार मेरा मानना है कि 3,740-50 तक आ सकती है। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो ग्रेजुअली जो ये तेजी है ये एक्सटेंड होना चाहिए आने वाले समय में, और ये ऊपर में 3,700 3,750 तक जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मार्च अप्रैल के महीने में जो सोयाबीन और सरसों की कीमतें कहीं ना कहीं एक बार जो है रेट टू रेट आ सकती है, जो अभी स्प्रेड में चल रही है। अच्छा, लेकिन बीरेन जी मुझे एक चीज बताइए, ये तो पॉइंट, डिफरेंशिएशन पॉइंट यहाँ पर मनोज ने रख दिया कि क्यों सरसों गिर रहा है और क्यों सोयाबीन चढ़ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है, सरसों की बुआई है, थोड़ा आगे चल रही है, कुछ प्रतिशत से आगे चल रही है, फसल आने में भी अभी 1.5-2 महीने का समय बाकी है, फिर ऐसा कैसा फंडामेंटल है, ऐसा कौन सा कंपेलिंग फंडामेंटल है जो सरसों को बिल्कुल नीचे दबाए हुए कि 8 महीने के लोज पर ये कमोडिटी आ गई है? क्या विंटर डिमांड सरसों तेल की जो इस समय सबसे ज्यादा रहती है, या क्रशिंग की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा तो नहीं, बट सरसों के प्रति स्टॉकिस्ट का मन कुछ उखड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार 3 साल से उसमें पैसे नहीं मिल, लगातार 3 साल से स्टॉकिस्ट का पैसा जा रहा है इसमें, इवन ब्याज का पैसा भी रिकवर नहीं कर पाता। और आज की तारीख में भी करीबन 10 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड रह गया है, और नई फसल एज ऑन टुडे जो सिनारियो है वो देखते हुए 70 लाख टन के आसपास आएगी। तो एमएसपी के नीचे करीबन 200-250 रुपये नीचे होने के बावजूद भी उसमें वो बाइंग का इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो पाता है। अच्छा, चलिए, तो ये वजह है क्रशर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो कमाई कराकर नहीं दे रही जैसी एक्सपेक्टेड थी। तो मनोज जी, अब जरा बताइए, सरसों पे नजरिया कैसा है? अब आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद इसकी फसल आना शुरू हो जाएगी, बीरेन जी बता रहे हैं कि क्रशर्स को, मिलर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। कितना और टूटने वाली है? 8 महीने का तो लो बन गया, अब अभी भी बॉटम बना नहीं है। कितना और नीचे ये टैंक करेगी? नहीं, अभी बॉटम बना नहीं है नया, जैसा कि वीरेन भाई भी बता रहे थे कि अभी कैरी फॉरवर्ड भी काफी ज्यादा है। और दूसरी एक और मुख्य चीज ये है कि यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है उसमें लगभग 4 लाख मेट्रिक टन अभी भी जो है नाफेड के पास में है। तो हमने देखा कहीं ना कहीं कीमतों में थोड़ा भी उछाल आता है तो नाफेड का सेलिंग आ जाता है। दूसरा, मौसम अभी तक अनुकूल है, तो जो सोइंग हुई है वहां पे भी प्रोडक्टिविटी में कोई कमी देखने की जो है अंदेशा अभी नहीं दिख रहा है, तो क्रॉप भी अच्छी रहने वाली है। मेरा मानना है कि बॉटम कहीं ना कहीं 3700 के आसपास बनना चाहिए। तो अभी 3940-50 के आसपास भाव चल रहे हैं, तो यहाँ से लगभग 150 से 200 रुपए की और गुंजाइश अभी नीचे की तरफ है आने वाले समय में। तो अभी जो दबाव है वो जारी रहेगा। अच्छा, चलिए, काफी बात हमने सरसों पे कर ली। वंदना, अब आपका व्यू मैं थोड़ा सोयाबीन पे जानना चाहूंगी। सोयाबीन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, सरसों हम फिर भी एक देसी फसल के तौर पर देखते हैं, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स देखते हैं, लेकिन जब सोयाबीन की बात होती है ना, तो हम सिर्फ भारत के या घरेलू फंडामेंटल्स नहीं देखते, हम देखते हैं बाहर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोयाबीन कैसा काम कर रही है। हम जियोपॉलिटिकल टेंशन पे नजर रखते हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका चीन के बीच में जो तनातनी रही, उससे हमें, हमारे फार्मर्स को जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स हुए उसका फ़ायदा मिला। हम ये भी देखते हैं कि अभी जो मील के फिगर्स आए हैं उसमें ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है, उसका भी फ़ायदा मिला। लेकिन एक बात बताइए, अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह की वार्ता हुई है यहाँ पर अमेरिका चीन के बीच में, बड़े यहाँ पर होप्स जग रहे हैं कि भाई अब लगता है सारा मामला, ये जो वॉर है, ठंडा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या ये सोयाबीन के लिए, घरेलू फार्मर्स के लिए नुकसान की बात नहीं होगी? फिर तो कीमतें दबेंगी ना?
नेहा, फिलहाल तो लग रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव निकल के आता है यूएस से, हालांकि इतने दिनों की वार्ता हुई है लेकिन चीज़ें निकल के नहीं आई हैं, अभी भी ये ओपेक है। हाँ। तो इसका एक फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रश मार्जिन है वो पॉजिटिव है, अभी स्टॉकिस्ट के पास बहुत सारा स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो रिलीज़ भी नहीं हो रहा है मार्केट में क्योंकि प्राइसेस हाई साइड जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब रैली यहाँ पे थमेगी, रैली टायर्ड होती नज़र आ रही है, चाहे वो सीपीओ और रिफाइंड सोया में भी लग रहा है कि मतलब 7-8 रुपए बढ़त के बाद एकदम रैली जो है थोड़ी सी टायर्ड हो सकती है। अभी रेजिस्टेंस के पास आया नहीं है लेकिन आ जाएगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जैसे क्रश मार्जिन पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव इंडिकेशन है ये स्पॉट मार्केट से मिल रहा है जो फ्यूचर से ले रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक यहाँ पे स्पॉट मार्केट में एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, सोयाबीन में मुझे फिलहाल यहाँ पे तेजी लग रहा है, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 3750 से 3800 तक का जो एक रेजिस्टेंस जोन है वहां तक ये कमोडिटी जा सकती है। लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार रैली जो है वो थमनी चाहिए और बाइंग वाले यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बिकवाली आनी चाहिए। और मस्टर्ड का भी जब अराइवल आएगा तो उसका भी साथ साथ में इम्पैक्ट जो है वो सोयाबीन पे भी देखने को मिलेगा। ओके, यानी कि जो हमारे तीनों विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक तरह से आप इसे कन्वर्ज होता हुआ देखेंगे। जिस तरह से सरसों की कीमतें यहाँ पर गिरती चली जा रही हैं, बॉटम बनना अभी बाकी है, सोयाबीन चढ़ेगी जरूर लेकिन बहुत जल्द एक रेजिस्टेंस, एक वॉल फेस करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में आने वाले कुछ समय में कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। हमने तिलहन की चाल और उसके आगे के आउटलुक को समझ लिया, अभी लेते हैं। चलिए अब जरा हमारे विशेषज्ञों की मदद से समझते हैं कि खाने के तेल में अब आगे ट्रेंड लाइन कैसी दिखाई दे रही है। बीरेन जी, इंपोर्ट ड्यूटी का घटना बढ़ना ऐसे कोई अर्थ शैटरिंग इवेंट नहीं है, अक्सर हम होता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार ये बिल्कुल अलग सा दिखाई दिया क्योंकि अब की बार जब हमने यहाँ पर ड्यूटी में रिडक्शन होते देखा, खाने के तेल बिल्कुल तेजी से महंगे हो गए। क्या लगता है अभी भी ये तेजी जारी रहेगी? ड्यूटी का तो पहले से तय था, बिकॉज ऑफ ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था जी। तो नेचुरली मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था। जहाँ तक प्राइस डायरेक्शन की सवाल है तो सोयाबीन ऑयल में टाइटनेस है, फिजिकल मार्केट में काफ़ी टाइटनेस है, उसी के हिसाब से ये बैकवर्डेशन यानी उल्टा बदला चल रहा है। हल्का सा पुल बैक डाउन साइड करेक्शन आ सकता है, बट अभी भी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, स्पेशली एंड ओनली फॉर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल। सीपीओ में मुझे इतनी मजबूत तेजी नहीं लग रही, वो थोड़ी कमज़ोर है। ओके, मनोज जी, क्या आप भी बीरेन जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हम अभी यहाँ पर हम सप्लाई साइड को, इंटरनेशनल मार्केट को, दूसरे इवेंट्स को तो देख रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन के लिहाज से देखा जाए तो स्थिति कैसी बनती हुई दिख रही है? क्योंकि सीपीओ भी कम नहीं भागा, रिफाइंड सोया तेल में भी तेजी दिखी है, सीपीओ में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखी है। ग्लोबल फंडामेंटल्स, घरेलू कारण किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जहां तक कंजम्पशन की बात है तो मेरा मानना है कि अब 15 जनवरी के बाद यहाँ पे वैवाहिक सीजन फिर स्टार्ट हो जाएगा भारत में। हाँ। तो उसकी वजह से जो ग्रामीण जो खपत है वो बढ़ेगी। दूसरा जो इंटरनेशनल फंडामेंटल है, चाहे वो सीबीओटी की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है, और ड्यूटी रिडक्शन जो भारत में हुआ है तो उसकी वजह से बुर्सा मलेशिया पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। हाँ। तो उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेजी आई है, तो यहाँ पे भारतीय बाजारों में भी तेजी बन रही है। और एक और मुख्य कारण कि रूपी में फिर से एक बार कमजोरी देखने को मिली है, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि सोया तेल फरवरी वायदा में अगर 5-7 रुपए की कमजोरी आती है तो वहां पे फिर खरीदारी करना चाहिए। इसी तरह सीपीओ में भी लगभग 535 के स्तरों के आसपास जो है खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। तो यहाँ से बढ़त जो है वो थोड़ी और 15 से 20 रुपए ऊपर की साइड दोनों ही कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। 15 से 20 रुपए का अपसाइड अभी भी बाकी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मनोज जी ने भी मेंशन किया, क्योंकि वो मैं भी मेंशन करने वाली थी कि रुपया एक बड़ा अहम फैक्टर होता है ऐसी कमोडिटीज के केस में, और रुपए का चढ़ना या घटना बहुत असर डालता है, और एडिशनल सपोर्ट इस केस में प्रदान किया। वंदना, बताइए आपका खाने के तेलों पे क्या नजरिया है? क्या मौजूदा लेवल से भी आपको खाने के तेल अट्रैक्टिव लग रहे हैं? कितनी तेजी आप देख रही हैं? नेहा, मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी अभी और हो सकती है, क्योंकि रुपया एक बहुत बड़ा फैक्टर है और न्यू ट्रेड इक्वेशंस बन रहे हैं। जैसे कि ईरान से अभी भारतीय सोया मील की यहाँ पे डिमांड हुई है, वो ट्रांजैक्शंस भी है वो रुपये में होंगे। तो ये जो न्यू ट्रेड इक्वेशंस बन रहे हैं ये भी यहाँ पे बाजार को यहाँ पे इम्पैक्ट दे रहा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो अभी हम बैकवर्डेशन की बात कर रहे थे, जैसा वीरेन भाई ने बताया, तो ये बैकवर्डेशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप देखें तो 12 रुपये 15 रुपये तक का बदला है यहाँ पे
में, बैकवर्डेशन में, ये बहुत रेयर देखा जाता है और ये टाइटनेस को बता रहा है और ये सिंपल है नहीं अभी यहाँ पे। नियर फ्यूचर में हमने इतना बदला देखा नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। अगर रिफाइंड सोया की बात करूँ, मुझे लग रहा है कि फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 749 के करीब है। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 765 767 तक का जो रेजिस्टेंस है वहां तक ये आ सकता है यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे जो भी करेक्शन आता है, मुझे लग रहा है कि 740 738 रुपए तक का भी अगर करेक्शन मिलता है, करेक्शन पे बाय करें और ऊपर में सेफर साइड 765 का ना रखे, लेकिन 760 रुपए तक का टारगेट रख के यहाँ पे बाइंग में चले। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सीपीओ में भी यहाँ पे बाइंग ही रहनी चाहिए। और ऊपर में 552, मुझे रिफाइन जितना तेजी सीपीओ में नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी 552 555 वो भी लेवल है, वो यहाँ पे फिर भी आ सकता है। ओके, तो चलिए एटलीस्ट खाने के तेलों पर यहाँ यूनानिमस सी ही राय बन रही है कि खाने के तेलों में अभी भी दमखम, अभी भी धार बाकी है। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन सा फॉर्मूला होगा, वो कौन सी रणनीति होगी जिसे अपना कर आप अपने पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं तिलहन और खाने के तेल के माध्यम से। चलिए अब समझते हैं कि खाने के तेल और तिलहन में एग्जैक्टली कमाई कैसे होने वाली। वंदना, हम आपसे ही शुरुआत करेंगे। जरा बताइए, आप अपने क्लाइंट्स को एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी दे रही हैं सोयाबीन, आरएम सीड और साथ ही खाने के तेलों में? मुझे लग रहा है नेहा यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। जहाँ तक कि सोयाबीन की बात है, यहाँ पे 3700 तक का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्रिएट करना चाहिए 3400 का। मस्टर्ड में मुझे बिकवाली की तरफ मैं रहूंगी। अगर 3900 का लेवल आता है वहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे 3750 का रहना चाहिए और जो स्टॉप लॉस है 3975 का। और दोनों खाने के तेल में मैं बाइंग रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है कि सीपीओ में एक बार 550 तक का लेवल आ सकता है और क्रिएट करना होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे 538 का। रिफाइंड सोया ऐसी कमोडिटी है जिसमें ज्यादा तेजी यहाँ पे मुझे लग रही है एज कंपेयर टू अदर कमोडिटीज। मुझे लग रहा है कि एक बार 745 का लेवल आता है तो बाइंग करके रहना चाहिए, चलना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे 752 का, दूसरा टारगेट 760 का, जो स्टॉप लॉस है वो 738 का होना चाहिए। ओके, वेरी वेल। तो ये तो रही स्ट्रैटेजीज खाने के तेल तिलहन में वंदना की तरफ से। बीरेन जी बताइए, कितना समय देना होगा और क्या रणनीति अपनानी होगी खाने के तेल और तिलहन में? सोयाबीन में शॉर्ट टर्म में सेल साइड प्रेफर करूंगा स्पाइक पे 3670 पे, 3705 का स्टॉप लॉस और 361020 का टारगेट। जिन लोगों को खाने के तेल में काम करना है तो सोयाबीन ऑयल करंट क्लोजिंग पे बाई और करंट सीपीओ करंट क्लोजिंग पे सेल, ऐसा स्ट्रक्चर ट्रेड करना होगा। सेटअप प्राइस से 12 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस करीबन 15 से 16। अच्छा, और ये दोनों स्ट्रैटेजीज को आप समय कितना देंगे बीरेन जी? आई थिंक जब तक ये सौदा लॉस में नहीं जाता है तब तक बाय एंड होल्ड करना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड कैरी का लाभ मिलेगा। सीपीओ में 5 रुपया कैरी मिलेगा और सोयाबीन ऑयल में 12 रुपया कैरी मिलेगा। वेरी वेल। मनोज जी, जरा अब आप बता दीजिए कि किस टाइम फ्रेम में किस प्रकार के व्यापारी ट्रेडर्स हैं जिनको कमाई करने का मौका खाने के तेल और तिलहन में मिलने वाला है? यहाँ पे व्यू जो है नेहा लगभग वो 2 महीने का रखना चाहिए। फरवरी जो सोयाबीन है वहां पे 3500 के आसपास, जनवरी जो सोयाबीन है 3500 के लेवल जो है वो बाइंग के रहेंगे। अच्छा। ऊपर में 3760 तक के लक्ष्य रहेंगे, 3420 एक स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर सरसों की बात करें तो यहाँ पे 3900 से 3940 के बीच में सेलिंग करना चाहिए। 4040 का एक स्टॉप लॉस, नीचे में 3760 तक के लक्ष्य होंगे। सोया तेल में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करना प्रेफर करेंगे 740 के स्तरों के आसपास। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 732 का रखना चाहिए और जो लक्ष्य 760 का। सीपीओ में भी मेरा मानना है कि जो रैली है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है 535 तक तो यहाँ पे भी लॉन्ग जाना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है 524 का होगा और लक्ष्य जो होगा 566 तक देखने को मिल सकता है। वेरी वेल। तो बड़े ही विस्तार से हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है कि कितने टाइम फ्रेम में किस एंट्री पॉइंट के साथ और क्या स्टॉप लॉस लगा के कमाई होगी। वंदना, मैं आपसे हालांकि पूछना भूल गई थी कि जो आपने स्ट्रैटेजीज बताई हैं दोनों ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में, इसको आप समय कितना देना होगा? अराइवल से पहले का नेहा, मतलब 1 से 1.5 महीने का मान के चल सकते हैं।
ऑलराइट, वेरी वेल। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वीरेन भाई ने तो खैर यहाँ पर क्लियर डिस्क्लेमर दे दिया कि जब तक आपको लॉस ना हो आप यहाँ पर कैरी करके चल सकते हैं, फिर चाहे वो सीपीओ की बात हो या फिर रिफाइंड सोया तेल में। और मनोज ने भी स्पेसिफाई किया है कि जो रणनीति उन्होंने सुझाई है उसको आपको 2 महीने तक का टाइम देना होगा, जबकि वंदना भी तकरीबन उतना ही टाइम फ्रेम लेकर चल रही है। यानी कि कमाई तो होगी डेफिनेटली, तेजी खाने के तेलों में पर्टिकुलरली दिखाई दे रही है। अगर डगमगाता हुआ मार्केट यहाँ नजर भी आता है तो भी शॉर्ट साइड में रहकर छोटी अवधि में आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल अब किफायती दाम पर मिल रहा है। CNBC आवाज देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला वैल्यू पैक।